आज का जो सेशन है वो डिवोटेड है एक ऐसे शख्स को। जानी, आप अंदाज़ा लगा गए होंगे, जैसे मैंने मेरे ख्याल में अपने कर्टन रेजर में भी कहा था कि आज मैं जानी राजकुमार की बात करूंगा। आज उनका जन्म दिवस भी है। राजकुमार सन 1926 में पैदा हुए थे और 96 में उनका इंतकाल हो गया। कुलभूषण पंडित नाम था उनका, और तकरीबन सन 40 के दशक में वो मुंबई चले गए और मुंबई में सब इंस्पेक्टर की जॉब जो है उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में पुलिस ज्वाइन कर लिया, मुंबई पुलिस। सो ही बिकेम ए पुलिस ऑफिसर एंड ही वॉज अ स्मार्ट टॉल गाय, रफ लुकिंग, असली मर्दाना जो है वो उनका परसोना और चाल चलन और कंडक्ट करना। सो बलदेव नाम के एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, वो किसी दिन थाने में आए, और ये थाना करीब उसी जगह पे था जहाँ ज़्यादातर स्टूडियोज़ और एक्टर लोग रहा करते हैं। तो बलदेव सूद जी ने उनको कहा कि आपका तो चेहरा मोहरा और सब कुछ इतना माफिक है एक एक्टर बनने के कि आप इस पे सोच विचार कीजिए। और कुलभूषण पंडित ने बिल्कुल कोई मौका नहीं खोया और एक फिल्म जिसका नाम रंगीली था उसमें उन्होंने अभिनय किया। पहली फिल्म जो थी उनकी, उनका एक एयर होस्टेस से मुलाकात हो गई, जेनिफर नाम था उसका, और इन ड्यू कोर्स उन लोगों ने शादी कर ली। जेनिफर ने अपना नाम बदल के गायत्री रख लिया, गायत्री पंडित, और इनके 3 बच्चे हुए। पुरू राजकुमार कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक्टर नहीं रहे राजकुमार के बाद। सो रंगीली फिल्म से जब राजकुमार ने अपना एक्टिंग का करियर शुरू किया, उसके बाद कई फिल्में एक के बाद एक बड़ी फ्लॉप होती चली गई, और लोगों ने सलाह राजकुमार को ये भी दी कि साहब आप जो है वो नेगेटिव रोल्स कर लीजिए या कैरेक्टर रोल्स कर लीजिए, आप अगर हीरो के रूप में इस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं तो। सो वो भी कुछ रोल्स राजकुमार ने किए। असली सफलता राजकुमार को मदर इंडिया में मिली। मदर इंडिया में नरगिस के साथ बहुत ही थोड़ा सा छोटा सा रोल था इनिशियल रील्स में। सो मदर इंडिया में उनको मकबूलियत भी मिली और रिकग्निशन भी मिली, और मदर इंडिया के बाद फिर बहुत सी फिल्में उन्होंने, तकरीबन 70 फिल्मों में काम किया। मुझे उनकी कई फिल्में देखने का न केवल मौका भी मिला बल्कि बड़े मैंने शौक़ से देखी। मेरा फिल्मों में बड़ा मेरा इंटरेस्ट है, और मैं तकरीबन आई कैन से इट प्राउडली दैट आई नो about 100 years of Bollywood. I have written extensively on Bollywood. I have written extensively on actors and situations and plots and films, and I keep writing film reviews also even to this date. So राजकुमार एक बहुत ही यूनिक किस्म के एक्टर थे। एक अलग ही अंदाज था उनका, और बड़े बड़े जो फिल्म अभिनेता थे उनके नज़दीक से गुज़रने में गुरेज किया करते थे। बहुत ही मुंहफट इंसान, पर्दे के ऊपर जितना संजीदा उतना ही नॉर्मल लाइफ में वो ही वॉज अ फ्लिपेंट गाय। ही वॉज बहुत मुंहफट थे, किसी को कुछ भी बोल दिया करते थे। लेकिन उनकी ख़ास बात ये थी कि बलूचिस्तान में पैदा होके और बचपन जैसे गुजारा, और उर्दू के माहौल में, और बड़ी शाइस्ता उर्दू बोलना और बड़ी शिद्दत के साथ हर चीज़ जो है कहना, वो अपना एक उनका एक अंदाज़ हो गया। और इसी अंदाज के चलते उनका एक महारत साबित हो गया कि वो डायलॉग डिलीवरी में किसी को नहीं जाने देंगे। डायलॉग डिलीवरी इतनी
हद तक यूनिक होती थी उनकी कि द अदर पर्सन वुड जस्ट बी फ्लोर्ड, चाहे वो कुछ भी कह दे, even if it was a simple dialogue, and if it was rendered by, delivered by, spoken by Rajkumar, so it made all the difference. मैंने उनकी कई फिल्में देखी। सबसे पहला मेरा तारुफ जो हुआ राजकुमार से, वो फिल्म पैगाम में हुआ था। 68 में ये फिल्म आई थी और हमने भी रोहतक के राज थिएटर में चोरी छिपे ये फिल्म देखी थी। और इसमें पेयरिंग थी राजकुमार की दिलीप कुमार के साथ, टू टाइटन्स। एंड राजकुमार प्लेड अ हम्बल रोल ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर, एंड हिज ब्रदर वॉज दिलीप कुमार, who was a firebrand, पढ़ा लिखा, still would not hesitate in plying a rickshaw and work. And there was a conflict which was wonderfully resolved. और दोनों एक्टर्स की जो उस पैगाम में एक्टिंग थी वो क्लास थी, मार्वलस थी। दोनों के दोनों एक दूसरे को जैसे इंटिमिडेटेड फील करते थे कि ये एक्टर सामने है, दिलीप कुमार सामने है तो राजकुमार कैसे बोलेंगे, राजकुमार सामने है तो दिलीप कुमार कैसे बोलेंगे। सो दिस वॉज ऑलमोस्ट अ कॉम्पिटिशन, एंड टू वॉच दीज टू थिस्पियंस act on the stage was a treat in itself. मैंने कई बार देखी पैगाम, और पैगाम के बाद तकरीबन 38 साल बाद, 38 या 32 साल बाद सौदागर आई, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार फिर से इकट्ठा हुए। बहुत सी फिल्में थी इनकी। दिल एक मंदिर में एक कैंसर पेशेंट का रोल किया था, बहुत ही संजीदा रोल। मीना कुमारी थी और राजेंद्र कुमार थे। बड़े अच्छे इस फिल्म के गीत थे। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, याद न जाए बीते दिनों की। उसके बाद जो एक और बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म आई वो वक्त थी। वक्त में राजकुमार ने सुनील दत्त और शशि कपूर इन लोगों के साथ काम किया। बहुत ही मशहूर डायलॉग एक हुआ था वक्त का, जब रहमान को ये ही इज़ ए स्मॉल टाइम क्रिमिनल, राजा नाम है इनका, राजा। कई फिल्मों में राजकुमार का नाम राजा हुआ करता था, जैसे जैसे बिग बी को अमिताभ बच्चन का नाम कई फिल्मों में विजय है, तो इसी तरह से राजा होता था इनका नाम। और वो मशहूर डायलॉग के, जिनके घर खुद शीशे के हुआ करते हैं, वो किसी के घर पे पत्थर नहीं फेंकते सेठ चुनाए, और ये कह के वो ग्लास जो है वो जब तोड़ते हैं तो वो, ये एक ही शख्स ऐसा था, ये एक ही एक्टर ऐसा था जिसका जब पर्दे पे पहले इंट्रोडक्शन होती थी तो उसका चेहरा नहीं आता था, कोई म्यूज़िक नहीं बजता था, कोई एंट्री धाकड़ तरीके से नहीं हुआ करती थी, कोई पीछे से कैमरा आके आगे आइज़ पे रोल नहीं करता था, कहीं कोई जो है ना बोल्ड फेस पे किसी तरह की कोई प्रोजेक्शन उनकी नहीं होती थी एंट्री के टाइम। अगर राजकुमार की एंट्री होती थी तो सीढ़ियों से उतरते हुए, सफ़ेद जूते पहने हुए, और उनकी वो मस्तानी चाल जो थी, उसी से हॉल में तालियां पिटनी शुरू हो जाया करती थी। वो ज़माना था। वक्त के डायलॉग चले। हमराज एक फ़िल्म फिर आई, वो सस्पेंस की फ़िल्म थी, और हीर रांझा। उसके बाद राजकुमार की फिल्म आई, तिरंगा थी, यस तिरंगा भी थी, और सौदागर, और बहुत सी फिल्में जो है वो आई राजकुमार की। मुझे शौक़ है थोड़ा सा मिमिक्री करने का, और जब मैं RKSD कॉलेज में कैथल में पढ़ा करता था इन माई BA सेकेंड और थर्ड ईयर, सो वी हैड played a drama enacted a drama which was recommended in the youth festivals, and I got a color, college color of drama, और उसमें मैं एक्टर बना था। जो मैंने एक्टर जो है उन लोगों की आवाज़ें निकाली थी। तो जब मैं
मिमिक करता था राजकुमार को। सो उस टाइम उसी वक्त से जो है वो पंडाल में तालियां पिटनी शुरू हो जाया करती थी, और एकदम मेरे टीचर्स भी, प्रोफेसर्स मुझे कहते थे कि राजवीर तूने तो जमा दिया आज जो है वो प्ले। एंड दैट प्ले वाज रिकमेंडेड। देन वी वेंट टू भिवानी फॉर फर्दर कॉम्पिटिशन्स। इट वाज चंद्रलोक की यात्रा। तो राजकुमार का एक स्टाइल था, एक डायलॉग डिलीवरी का। मैं, अगर आप मुझे मिमिक्री करनी तो है ही है, सो मैं सुना देता हूँ। उनका आवाज़ भी जो है मैं इसी तरह से निकालने की कोशिश करूँगा। अब शायद गला ज़्यादा भराया हुआ है, लेकिन किसी ज़माने में अच्छी खासी मिमिक्री में राजकुमार की किया करता था। एक फिल्म आई थी रघुपति भवन या क्या नाम था उसका, उसमें राजकुमार कहते हैं, ये रघुपति भवन हमारे पुरखों की जायदाद है, सदियों से चली आ रही परंपरा है, अगर इसकी तरफ कोई आंख भी उठा के देखता है तो जानी हमारा मन करता है कि हम उसकी आंखें निकाल लें। ये इस तरह की डायलॉग डिलीवरी जो है राजकुमार की हुआ करती थी। और एक और फिल्म थी जिसमें उन्होंने डायलॉग एक बोला था, वो बड़ा मशहूर हुआ, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना खुद हमसे है, ज़माने से हम नहीं। ये एक मॉड्यूलेशन तक ले जाना ऊपर और फिर एकदम सडन ड्रॉप करना, ये राजकुमार का स्टाइल था। बहुत ही एक स्टाइलिश हीरो थे वो, गले में मफलर डाल के, और इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत से डायलॉग्स, जितनी असल में जो अल्फाज राजकुमार के मुंह में एक बार डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर ने डाल दिए, उनमें चाहे दम हो, खम हो, कुछ ना हो, लेकिन वो मशहूर हो जाया करते थे। जब मेरे हुजूर में जितेंद्र एक तवाइफ के साथ इश्क शुरू हो जाता है माला सिन्हा को छोड़ के, तो सलीम के रूप में राजकुमार काफ़ी एक बदनाम जो है वो नवाब हुआ करते थे। और जैसे ही डेविड ने उनको बताया कि कोई फिरदौस नाम की जो है वो तवाइफ है जिसके पास अख्तर अक्सर आजकल जाता है, अख्तर वॉज जितेंद्र, तो राजकुमार का जो है ये डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, लखनऊ में ऐसी कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते। सो anything, any verbiage or words put in the mouth of Rajkumar and they would become, immortalize हो जाते थे। वो शब्द जो है वो ऐसे हुआ करता था कि उनकी जो है वो मिसालें दी जाती थी और लोग बाग उनका वही स्टाइल। और जैसे मैंने कहा कि मजाक करने की बहुत आदत थी उनकी, छेड़ते थे यंग, ख़ास तौर पे एक बड़े इस्टेब्लिश्ड एक्टर थे, नाम मुझे भूल रहा हूँ उनका, वो जब काफ़ी स्टार वटार बन गए और काफ़ी फिल्में दे चुके थे, तो वो पास से गुज़रे, किसी ने उनको इंट्रोड्यूस कराया, तो कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं भाई, कुछ एक्टिंग वैक्टिंग भी सीख लो। वो किसी को कुछ भी कह देते थे। सो वही एक किस्म का जो है वो डायलॉग बन जाया करता था। जैसे मैंने कहा स्टाइल, और एक बार हुआ क्या कि कहते हैं कि गोविंदा ने कोई शर्ट पहन रखी थी, तो राजकुमार ने उनको कहा कि आपकी शर्ट तो बड़ी प्यारी है भाई। गोविंदा ने कहा कि सर आप ले लीजिए इसको। वो शर्ट जो वो गोविंदा ने उनको दे दी। अब गोविंदा सोचे कि 2 दिन बाद शायद राजकुमार उसको पहनेंगे या अप्रिशिएट करेंगे या कुछ भी, तो उन्होंने उसका रुमाल बना रखा था। इसी तरह से कहते हैं एक बार अमिताभ बच्चन के साथ हुआ। कहते हैं किसी सेट पे जो कोट या जो वस्त्र पहन रखा था अमिताभ बच्चन ने, राजकुमार ने देखा और उनको कहा कि यार आपका जो है वो कोट बहुत बढ़िया है, ये कपड़ा कहाँ से लेते हो? तो उन्होंने, बिग बी ने जो है वो बिल्कुल मासूमियत के साथ उनको बताया कि साहब ये स्टोर है, यहाँ से मैं लेता हूँ। तो राजकुमार कहते हैं नहीं हम सोच रहे थे कि हम अपने घर के पर्दे बदल डालें। सो ही हैड अ किलर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ही हैड अ टिपिकल ऑलमोस्ट नियर द ब्लैक ह्यूमर और रोबस्ट ह्यूमर। एक बार बप्पी लहरी को टकरा गए कहीं। बप्पी लहरी की आदत है, आपको पता है, बहुत वो मालाएं शालाएं, बहुत सा सोना साना गहने पहने रखते हैं।
तो व्हेन ही बम्प्ड इनटू राजकुमार तो राजकुमार क्विप्ड कि बहन जी बस एक मंगलसूत्र की कमी रह गई है, बाकी तो सब ठीक ठाक है. So he could never be trusted. What was this man was really an institution in himself, and his style is copied by many people, but the actual Rajkumar was a real Rajkumar who ruled in a way a particular class of cinegoers, particular class of actors. पानिनी और पुरु दो उनके बेटे और एक बेटी है. पुरु जो है इतने सक्सेसफुल एक्टर नहीं हो पाए, उनकी ज़्यादा कोई फिल्में नहीं चली, मैंने भी देखी हैं, बट ही कुडंट मैच अप टू हिज डैड्स स्टेचर एंड स्टाइल. Let me thank who all have joined. Before I move on to Monica, Sahil, Mandeep, Principal Sir, Kamaldeep, Sunil Chhabra, Neetu Singh, गगन धमीजा. हाँ प्रिंसिपल साहब, बिल्कुल आपने मेरे हुजूर देखी होगी, तुम्हारे पाँव बहुत खूबसूरत हैं. हाँ पाकिज़ा का मैं गगन ज़िक्र करना भूल गया. मैंने कल असल में एक पाकिज़ा का ज़िक्र किया था परसों, और उसमें ये था कि नवाब जो जिनको राजकुमार पूछते हैं, तो नवाब जो है वो अपना नाम बताने के लिए किसी पासर बाई को रोकते हैं और कहते हैं कि साहब को हमारा नाम बताइए. उसी फिल्म में ये जो है, ही इज़ अ फॉरेस्ट ऑफिसर एंड ही परफॉर्म्स दैट रोल विद अप्लॉम. Doesn't even for a second one can think of that he is not a forest officer. The way he conducts himself, it looks like he entered the character and went under the skin of the character and then he performed it. मीना कुमारी को जब वो रेल के डब्बे में मिलते हैं और कहते हैं आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे. वो मैले हो जाएंगे, वो जो है उनको दिमाग में जो है वो बहुत देर तक गूंजता रहता है. गगन इज सेइंग समथिंग. प्रकाश मेहरा को बोला उन्होंने कि मैं जंजीर नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारे सर में जो तेल लगा है उसकी बदबू आ रही है. यस, एनीथिंग यू कुड एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम राजकुमार, एंड ही वॉज अ रियल राजकुमार इन द रियल सेंस. So this was a tribute to Rajkumar. I have decided to give you a variety in the sense that every time we are talking about serious things, you are listening to all the serious things, on the radio, TV. So why should I bore you to your bones by talking serious things? Let us talk something light, something humorous, something witty, something to tickle your funny bone and all that stuff. Yeah. सो आज की मेरे जो 2-3 दीवान हैं, मेरे जो 3-4 एंथोलॉजीज़ हैं, गज़लों की, नज़मों की, अशार की, कतात की, बारिशें गिरती रहीं, मेरा अपना खजुराहो, धनक रंग और रहगुज़र, उसका तकरीबन सारा का सारा मैंने ख़जाना आपके आगे कभी गज़ल, कभी नज़म, कभी कतात बोल बोल के सारा तकरीबन खोल दिया है. अब इट इज़ कमिंग टू एन एंड. अंग्रेज़ी की भी मेल्टिंग फ्रोज़न ग्रो और माय ओन खजुराहो से बीच बीच में करता रहता हूँ. सो अब इसको 1-2 सेशन में और बोल के फॉर मिडल्स पे और मेरी अंटा की कहानी आपको सुनाऊंगा. आपको धारावाहिक रूप में बहुत अच्छी लगी. आई एम श्योर यू विल लाइक अंटा की कहानी. सो आज एक और नज़म इश्किया है, थोड़ी सी धनक रंग से पेश कर रहा हूँ. हवा हुए सपने. वो ज़माना तो गया जब तुम आते थे कभी, वो ज़माना तो गया जब तुम आते थे कभी. या अनिल अत्री. यस, राजकुमार हैड ए यूनिक स्टाइल. वो ज़माना तो गया जब तुम आते थे कभी, नगमे वो सुर भूले हम जो गाते थे कभी. ये इसके नज़म है, मैंने पहले कहा आपको. नगमे वो सुर भूले हम जो गाते थे कभी, और मिलते जुलते थे कभी, आते जाते थे कभी. मिलते जुलते थे कभी, आते जाते थे कभी, और जीने मरने की यूं ही कस्में खाते थे कभी. जीने मरने की यूं ही कस्में खाते थे कभी, और खुद भी जलते थे कभी और जलाते थे कभी. खुद भी जलते थे कभी और जलाते थे कभी. बात हिज्र की करके खूब रुलाते थे कभी. जुदाई की बात करके, बात हिज्र की करके
खूब रुलाते थे कभी, और हम बाहों में चैन पाते थे कभी, और हम बाहों में चैन पाते थे कभी, खूब बतियाते थे कभी, यही ख्वाब थे आबिल जो सजाते थे कभी, यही ख्वाब थे आबिल जो सजाते थे कभी। और दूसरी नज़्म है काम। थैंक यू उषा जी। कुछ कार कुछ सरोकार, कुछ कार कुछ सरोकार, कुछ काम के कुछ बेकार, कुछ काम के कुछ बेकार, कुछ पुछल्ले कुछ सहज, कुछ पुछल्ले कुछ सहज, कुछ महज टाइम पास, कुछ महज टाइम पास, कुछ यूं ही कुछ ज़रूरी, कुछ असल कुछ मजबूरी, कुछ यूं ही कुछ ज़रूरी, कुछ असल कुछ मजबूरी, कुछ बाकी कुछ करने, कुछ रीते कुछ भरने, कुछ रीते कुछ भरने, कुछ उजले कुछ काले, काले भी काम होती हैं, कुछ उजले कुछ काले, कूची फेर सब धो डाले, कूची फेर सब धो डाले। और अब छोटी छोटी दो पोएम्स मेल्टिंग फ्रोजन ग्लो से। आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दीज टू पोएम्स। एक असल में एक बहुत थोड़ी सी लंबी पोएम है, उसमें 10 मिनट लग जाएगा, वो किसी दिन एक्सक्लूसिव आपको इसमें से पढ़ के सुनाऊंगा। यू विल लाइक इट। Song of Promise. It's a wonderful. I must say, I mustn't be, patting my own back or self praise is no recommendation. But yes, this poem is so very close to my heart, as if I have myself poured my heart in each and every word of this poem. Rajesh Chauhan, welcome. Recitation of Ghazal. Okay, yes, sir. All right. सुनील छाबड़ा, आर यू विद मी? सुनील छाबड़ा, आप मेरे साथ हैं? बताइए प्लीज। साहिल, all right, I just wanted to experiment something today. I wanted to have someone with me in the same window. Two windows can open, so I just wanted to try it today, experiment it. But Ashok Bhandari ji के कार्यक्रम में, okay, yes, I have been going for such मुशायराज and कवि सम्मेलन्स. Keep going. Once out in the dark, minding my steps carefully. Once out in the dark, minding my steps carefully, while wading through a wild habitat, suddenly to my surprise, someone buttonholes me. कोई मुझे मिल जाता है, suddenly, dark में. Shocked, I turn back, and the intruder says, "Hey, it's you." To this, I figure out, in that enveloped visage, "Well, how come you are here? The world is too small, you see." He quips, and I softly croon. Acquaintances, associates, should always give pleasant surprise for us to keep going, to enjoy life and have fun, and keep meeting as often as we can. आजकल तो कोरोना है, मैंने बहुत पहले लिखी थी, लेकिन फिर भी जो मुलाकात है, चाहे वो दिल से दिल की है, चाहे वो स्क्रीन टू स्क्रीन की है, मिलना जुलना तो अभी पाबंदी है। सो किसी तरह की भी जो मुलाकात है, कई लोग तो ख्यालों में ही मिल लेते हैं। सो ये जो एक कनेक्ट है, एक कनेक्शन है, एक कम्यूनियन है, एक ट्रांसमिशन है, ये जो तारतम्य दो जीवों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में बैठता है, अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास है। नेक्स्ट वन इज सस्पेंडेड फ्लाइट. Once almost in a Buddha pose, still motionless, noiseless and mute, squatting on a pole in the thin woods,
Among the leafless, denuded trees, I saw a bird that seemed contemplating. Perching on a staff, एक वुड पे एक पक्षी बैठा हुआ है और मैं उसको देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि it is a mighty seer in the words of Wordsworth. And I saw a bird that seemed contemplating. Methought it would be still better if it sat on a long stake in the nearby shallow waters like a seagull. Seagull जो बर्ड होता है, बड़े ग्लटनस होते हैं. In the nearby shallow waters like a seagull, squeaking and making loud noise. For whom? For them, skies do not offer a seat. Seagulls, when they sit relaxed on a staff or on a pole or on a stake, so for them, skies do not offer a seat except a suspended flight, like a Trishanku. Except a suspended flight, an intermission flight full of halt, pause and rest to let them spread their wings afresh. To let them spread their wings afresh. इससे पहले कि मैं आज का मिडल जो है वो पढ़ूं, आज का मिडल भी बहुत मज़ेदार है, बालकनी के ऊपर है. बालकनी इज़ अ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर, रोमांटिक स्ट्रक्चर इन अ हाउस. जब आपको सांस लेना हो, जब आपका सांस दम घुट रहा हो, तो आप थोड़ी देर बालकनी में जाते हैं. अनीता जी वेलकम. तब आप बालकनी में जाते हैं. बालकनी दैट वे इज़ अ यूनिक स्ट्रक्चर. सो आई विल रीड आउट दैट मिडल in about 2-3 more minutes, and before that I want to make just mention of two things. Today there is a news item from Rohtak. Yes sir, Coleridge albatross, yes, around the neck he wears the albatross. रोहतक से खबर है कि 15 चाइल्ड मैरिजेस जो है वो रिपोर्ट हुई. ये हरियाणवी सोसाइटी जो हमारी है, ये अपना ट्राइबल कैरेक्टर कब छोड़ेगी ये मुझे नहीं मालूम. इस पर मुझे बड़ा अफसोस होता है. डिस्पाइट ऑल द मॉडर्न outlook that we are being exposed to, we are being evolved to, we are being ushered into, but still we do have our tribal tendencies in so many things. ऑनर किलिंग की बात करूंगा मैं किसी दिन ख़ास तौर पे, क्यों ऑनर किलिंग होती है हरियाणा में और किस वजह से होती है. लेकिन ये 15 जो शादियां हुई, रिपोर्ट हुई रोहतक में, अंडर एज बच्चों की, अंडर एज लड़कियों की, अंडर एज लड़कों की, उस पे जो कारण दिया गया है वो बड़ा फनी है. एंड आई रियली फील अशेम्ड टू इवन स्पीक अबाउट इट. एंड द रीज़न इज that it is the lockdown period. People are not going to expect more dowry or more of stuff, more of extravaganza being spent on weddings at all, etc. And इस दौरान जो है वो बच्चियों की शादी कर देते हैं, चाहे उनकी एज हुई है या नहीं हुई. लड़की की ख़ास तौर पे कहते हैं कच्ची हंडी की तरह से उम्र होती है, बहुत कच्ची उम्र में शादी की जाए तो कोई अच्छे परिणाम उसके नहीं होते. हरियाणा में चाइल्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स की स्क्यूड सेक्स रेशो है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्द से जल्द अपनी जिम्मेवारी से फारिग होना चाहें और जल्द से जल्द कोई भी एरा गैरा नत्थू खैरा पकड़ के उसके साथ अपनी बिटिया की जो है वो शादी कर डालें. इसी तरह से द सेम आर्ग्यूमेंट गोज़ so far as the boys are concerned. And the same argument is that earlier there were joint families. Yes, there is some social scientist in Rohtak, Mrs. Ehlawat, Neerja Ehlawat or what, I don't remember the name. She has said it. She has said it that even in joint families people used to live, cohabit and stay not only tolerating one another but in a close bonded kind of relationship, kinship.
बट आज के दिन चूंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो बॉयज़ को भी जल्दी से जल्दी शादी करा दो इसकी, और इसको एक तरफ करो. एज if someone is not finding a job, or someone is not finding proper due place in his own house in a nuclear or joint family, so the better course is to just marry off the boy or a girl. So it is very sad. We must impress upon people who we interact with. हम लोगों के आसपास जो लोग बाहर रहते हैं उनके साथ हमें इस तरह का करना चाहिए. और एक और दुखद बात यह है कि कई जगह से रिएक्शन ये आया कि लड़कियों की हम शादी इसलिए कर रहे हैं कल को कहीं किसी के साथ भाग ना जाए. Now this is all the more disturbing. When you can't trust your own child, when you can't trust your beti, you can't trust your daughter, when you can't bring her up in a way that she would not do such kind of an irresponsible thing which you might later on repent, or you just to have it covered, you marry them off early. So that was something which did disturb me in the morning. एक और जो अच्छी खबर आई है वो एक हिसार से आई है. तीन बच्चों ने कोई टिकटॉक डेवलप की है. देखिए, टिकटॉक की आदत तो सबको पड़ गई थी, और टिकटॉक की खूबसूरती जो है वो मैं ये समझता हूँ कि मैं आई हैव बीन अ नेशनल पुलिस ट्रेनर, and I have done my training of trainers courses under the British Council in UK and all those countries. So the catch is that if you don't invite attention or attract attention of the group you are addressing within the first 30 seconds of your takreer or speech or whatever it is, then you have lost the group. Then you cannot have the interest aroused later on. So first 30 seconds, they are very important. Likewise, TikTok was famous only because of this, that they had a very short, very क्या कहते हैं उसमें, बहुत ही छोटा सा एक जो है वो पटाखा सा छोड़ते थे और उसी में जो लोग बाग मज़ा लेते थे. एंड इट वाज सो वेरी चीप एंड इकोनॉमिकल. बट येस, गुड रिडेंस, बहुत अच्छी है. हम लोगों को चाइनीज़ स्टफ वैसे भी boycott करना चाहिए. And these boys, they have given, these 3 students in Hisar, they have given us a desi, I'm forgetting the name, वो Google पे भी available है, Google store पे, and about 5,000 people they have subscribed to it. This app is there. So coming back to the balcony, friends, this was a medal published in the Tribune long back, 25 years back or something like that. Doting on balcony. Rajesh Chauhan ji क्या कह रहे हैं? Sir, I want to know how did you maintain your tenderness through writing in a tough and demanding police service? Kindly share your experience about it. All right, we'll do it some other day. But yes, I must say it in one line that writing, singing, reading, expressing myself, it has kept my sanity in place. Otherwise, I would have been a typical police wala. But yes, I have won President's Police Medals twice, so that is okay with me. All right. Balcony is a living space. Balcony in a living space is like face on a body. Balcony is like a face on the body. It is the interactive window. It is an overstretched projection and communicates honestly. It oversees and overhears what is going not only in the street below, but also in the neighbors' households. हम लोगों को चिंता ये रहती है किसके घर कौन आया, कार में आया, स्कूटर पे आया, BMW में आया, मर्सिडीज में आया, किस टाइम आया, कौन कौन साथ थे, क्या लेके आए. Who visits whom? What are new arrivals in the form of furniture, etc. next door? Which neighbor comes at what time? Where from do the marital discord fumes arise? And in which house the teenagers return home in the ambrosial hours, fully drunk? Who all in the locality are the balcony pawls, standing and greeting each other, at the same time generating and garnering vibes, and still maintaining their urbane distance? All that and much more in a balcony.
Balcony like the बरसाती, बरसाती is again a very romantic structure. बरसाती जो होती है छत पे ऊपर, और उसमें सोने का मज़ा ही कुछ और है ख़ास तौर पे. और बरसाती इसीलिए कहा गया है उसको कि जब छतों पे आदमी लोग अब सोया करते थे तो बारिश वारिश आ जाया करती थी, तो people would remove their cots into the बरसाती. Balcony like बरसाती, the terrace, a dormer or a window, besides being breathing hole in the building, is a romantic structure too. It gives you not only the leg space but also some fresh air to fill the lungs of your household, howsoever congested. अगर balcony है तो काम चल जाएगा, कितना भी congested house हो. Sun or rain, breeze or humidity, all by oneself or more the merrier. Balcony opens refreshing vistas for facilitating and felicitating a claustrophobic mind. Winters become warm and balcony grabbing as much sunlight as it can for you. Come rains and you are there enjoying the cool showers filling you with a thrill of sorts. If the balcony faces the rising sun or the sea, you are more than rewarded. If it faces the hill, still more benefaction blessed on you. But yes, if the view is docked by some huge building, you have to be content with what Robert Frost urged at the high risers, dense growth in cities, says in one of his poems, one has to break his neck to see a star. In one of the poems, Robert Frost, I recollect, he mentions once craning out one's neck in New York because of the high-rise buildings all over. You cannot see even a star. So he says, one has to crane his neck out of the window to see a star there in the skies. Balcony is a symbol of concrete liberty. Rosie Chopra, welcome. Balcony is a symbol of concrete liberty. No one takes objection to your standing in the balcony and having a bird's eye view of whatever happens in front of your eyes without inviting frowns from anybody. After all, it's your own house and you are not intruding upon anybody else's privacy. More than that, you have a right to reap your own balcony blessings. Balcony, a myopic celluloid in its own way, maybe, yes. There are certain things which are best done only in a balcony. Alright, let's see what. If you want to add real taste to those activities, for example, reading newspaper, sipping tea, playing chess, cards or carom, on the holiday one can finish a 200 pages novel, spending the whole day in that cozy and well nestled opening of the house. Easily, or even for idling, the place is highly recommended. If you happen to be a lover of plants, foliage and flowers, balcony spares all the space for your pots, ensuring enough sunlight and air for them at the same time. A balcony is a newspaper hawker's delight. He doesn't always have to hit the bullseye. For a street vendor, the customer is right in his front and within the hearing range, which affords him to hold back his shouting after having an eyeball-to-eyeball contact, thus providing the much desired succor to his vocal cords, at least in your locality. And not the least important is the opportunity available to you if you want to turn your back at the sight of a beggar, in case you are superstitiously skeptical on his curses hurled on you at denial of alms. Sorry, excuse me. Balconies have their share of brickbats too. Balconies have their share of brickbats too. Some high and mighty figures of the world fame were targeted here only, murdered. Balconies have been known for claiming lives also, giving way under the weight many times. And beware, if you are conservative parents and have Juliets in your house, balconies are accessible to Romeos, if not for eloping, in the present day scenario of Perestroika and Glasnost for the Generation X, but at least for stolen kisses. But they are harmless and innocent things, and balconies are credited with being home to such basic instincts.
So that was all which I had to offer today. I hope you like my live sessions. Of course, I enjoy talking to you all, sharing with you all what are my thoughts and what is my thought process, and also involving you all in my way of thinking, my style of thinking. So I involve you all, and you are also with regularity. Some of you are joining me at this hour. Thank you so much. I'm here for another minute or so. Thank you, everyone. Shashi Manikarnika. Sahil says, Prosan, a movie in it was oriented around balcony. Yes, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. And so many songs were there. एक चतुर नार बड़ी होशियार, वो balcony में ही गाए थे पड़ोसन में. You cannot beat me in Bollywood. I must tell you. I am some kind of an authority, self-appointed on matters relating to Bollywood. Thank you, sir. You enjoy these sessions. I'm so happy. A person like you, who is erudite and scholarly and whatnot, and I'm happy you give every nuance of mine a new meaning and a new calling, a new appellation. So let's meet up tomorrow, 4th of July. Happy 4th, as they call it in America. Today it is Canadian. Canada got freedom on this day. It is their day, 3rd of July. And 2 years back I was there in Canada, so I have a picture, 150th anniversary they had celebrated that time. So thank you very much. Enjoy your day. Thank you, sir. Thank you very much. Everyone, enjoy your day.